हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम सेमी पिनाकॉल रीअरेंजमेंट के बारे में कुछ बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमने पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्योंकि पढ़ लिया है तो उसमें एक चीज़ छूट रही थी, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आइए देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम पढ़ते हैं उसी का बचा हुआ हिस्सा जो कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, जिसके बारे में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में जो है सवाल क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है। देखिए, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में आपको मालूम ही है कि विसिनल डायोल्स या ग्लाइकॉल से हमने ये बात शुरू की थी, और वो एसिड के प्रेजेंस में इस तरह से कीटोन या कार्बोनाइलिक जो उत्पाद है, कार्बोनाइल उत्पाद वह प्रदान करता है, भले वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। तो इसमें जो ग्रुप्स हैं R1, R2, R3, R4, जो ये विसिनल ग्लाइकॉल के जो विसिनल कार्बन में लगे हुए हैं, उनमें से कौन सा माइग्रेट करेगा, कौन सा शिफ्ट होगा, 1 to शिफ्ट दिखाएगा इन ग्रुप्स में से, और क्यों, वो आज हम जान लेते हैं। पहले जानते हैं कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता क्या है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप to migrate when more than one types of groups are in a situation to migrate। तो इसका अर्थ ये है कि यदि किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर इस कार्बन से OH टूट रहा है, कार्बोनियम आयन यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से माइग्रेट होंगे, और अगर ये वाला OH ग्रुप जा रहा है तो यहाँ से माइग्रेट होंगे। ये आपको जब हमने पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ा था तभी ये चीज़ हमने देख ली थी। अब यह है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का क्या अर्थ है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का अर्थ यह है कि मान लीजिए यहाँ से OH ग्रुप चला गया और उसके बदले में इस कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, तो यहाँ 2 ग्रुप्स हैं जो माइग्रेट कर सकते हैं इस वाले कार्बन पर। तो कौन सा माइग्रेट करेगा, क्या R1 करेगा या R2 करेगा? तो ये जो है, वो जो क्वेश्चन है या किसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, उसे कहते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। जाहिर सी बात है कि दोनों में बराबर माइग्रेट करने की क्षमता या कैपेसिटी या कंडीशन दोनों की एक समान नहीं होगी। तो किसकी ज़्यादा है या किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो माइग्रेट करे, उस टेंडेंसी को कहते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यानी जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की कौन सा जाएगा ग्रुप, कौन सा शिफ्ट होगा, कौन सा माइग्रेट या कौन सा डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से और दूसरे कार्बन पर जाएगा, उसकी जो टेंडेंसी है वो डिपेंड करती है कई बातों के ऊपर। लेकिन उसमें से जो खास है वो हम देख लेते हैं। द ग्रुप स्टेबलाइजिंग द कार्बोनियम आयन एट माइग्रेशन ओरिजिन। अब माइग्रेशन ओरिजिन पे जो ग्रुप है वो कितना स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोनियम आयन को। अब माइग्रेशन ओरिजिन क्या है? माइग्रेशन ओरिजिन जैसे 2 कार्बन हैं और यहाँ से कोई ग्रुप जा रहा है और ये इस वाले कार्बन पर जा रहा है कार्बोनियम आयन पे, तो यहाँ रहते हुए वो कितना स्टेबलाइज करेगा, ये है माइग्रेशन ओरिजिन। ये ओरिजिन है और जहाँ वो जाएगा उसे कहते हैं टर्मिनस। तो माइग्रेशन ओरिजिन जहाँ से शिफ्ट होता है वो माइग्रेशन ओरिजिन, और जहाँ पहुँचता है उसे कहते हैं टर्मिनस। सो माइग्रेशन टर्मिनस। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिपेंड कर रहा है द ग्रुप स्टेबलाइजिंग कार्बोनियम आयन एट द माइग्रेशन ओरिजिन। अगर माइग्रेशन ओरिजिन में रहकर कार्बोनियम आयन को ज़्यादा स्टेबलाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सेकंड है एंकीमेरिक असिस्टेंस। एंकीमेरिक असिस्टेंस के बारे में बहुत पूछा जाता है, और ये चीज़ आपने SNI इंटरनल जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें भी देखा है, या फिर आपने ब्रिज कार्बोनियम आयन जब बनता है उसमें भी ये चीज़ आपने देखी है। एंकीमेरिक असिस्टेंस यानी हेल्पिंग अ ग्रुप
टू ब्रेक बॉन्ड एंड मूव आउट। तो उसका मतलब कि निकटवर्ती कार्बन पर, जैसे से फॉर एग्जांपल 2 कार्बन हैं इस तरह से, और यहाँ से कोई ग्रुप निकलना चाहता है और पड़ोसी कार्बन पर कोई ग्रुप दूसरा है वाई सपोज कर लीजिए, और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो है इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे पा रहा है, तो उस हालत में ये जो निकलने वाला समूह है उसको यहाँ से निकलने में आसानी होगी। यानी पड़ोसी कार्बन यानी निकटवर्ती कार्बन पर यदि कोई ग्रुप है, जैसे ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा यहाँ इस वाले कार्बन की जो माइग्रेशन टर्मिनस है उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा कर रहा है, तो ये जो निकलने वाला ग्रुप है उसको निकलने में आसानी होगी। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो ग्रुप जो निकटवर्ती कार्बन पर है, वो ये जो निकल रहा है ग्रुप इसको धक्के मार के या पुश करके बाहर निकाल रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने देके इस वाले कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहा है। तो ये जो ये मदद कर रहा है इसको निकलने के लिए, इस मदद को कहते हैं एंकीमेरिक असिस्टेंस, जो कि केवल निकटवर्ती मतलब आम अधिकतर समय में ना मैक्सिमम समय पे जो निकटवर्ती कार्बन पर जो ग्रुप होता है वो पड़ोसी कार्बन के ग्रुप को निकलने में मदद करता है, इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज एंकीमेरिक असिस्टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो तीसरा फैक्टर है वो है स्टेबलाइजिंग द इंटरमीडिएट कैटायन बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो जो ये तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं, लेकिन ये मुख्य 3 फैक्टर्स हैं जिससे कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसके ऊपर निर्भर करता है, यानी किसी ग्रुप के एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट होने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी, इन 3 बातों पर निर्भर करती है। तो तीसरा फैक्टर जो है वो ये कि स्टेबलाइजिंग द इंटरमीडिएट कैटायन बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो जो कैटायन की बात कर रहे हैं, कैटायन यानी उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए कोई स्थायी स्टेबलाइज करने का कोई मैकेनिज़्म है कि नहीं इलेक्ट्रॉन दाता समूह के द्वारा। तो ये देखा जाता है, ये सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड या माइग्रेशन की जो प्रवृत्ति है, शिफ्ट होने की जो प्रवृत्ति है किसी ग्रुप में कितनी ज़्यादा होगी या नहीं होगी। तो आइए देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए आपके यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। एक में एक फिनाइल ग्रुप है जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है या फिर उसके ऊपर NH2 लगा हुआ हो। तो ये इन दोनों के बीच में स्लैश है, मींस या तो OH हो या NH2 हो। आप इन दोनों में एक कॉमन बात है कि दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। हम बात कर रहे हैं कि निकटवर्ती कार्बन से एक ओरिजिन से टर्मिनस पर वो शिफ्ट होता है, और इस तरह से आप देखें कि जब यहाँ से एक कार्बन से शिफ्ट होकर दूसरे कार्बन पर पहुँच रहा है तो बीच में ये वाली स्थिति एक आती है। और ये देखें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह हैं वो इस स्थिति को ज़्यादा अच्छा संभालेंगे, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का दान करेंगे रेजोनेंस के द्वारा, और ये स्टेबलाइज ज़्यादा होगा। मोर स्टेबल ब्रिज फिनोनियम आयन, इसको फिनोनियम आयन कहते हैं, और ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ आप एक बात और याद कर लीजिए कि पिनाकोल पिनाकोलॉन में हमने देखा था कि माइग्रेट होने वाला जो ग्रुप था और जो निकलने वाला ग्रुप था, दोनों इकट्ठे ट्रांसफ़र हो रहे थे। यानी जब OH2+ ये निकल रहा है उसी वक्त इसके ऊपर निकटवर्ती कार्बन से जो अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप इस कार्बन पर आक्रमण कर रहा है। तो जब दोनों चीज़ें इकट्ठे होती हैं, इसका माइग्रेट होना और इसका निकलना उसी समय उस वक्त ऐसे सिचुएशन में जो ब्रिज्ड कार्बन आयन है वो बनता है। जैसे देखिए दोनों कार्बन के बीच में ये जो है फिनाइल ग्रुप दोनों से बंधा हुआ है उसका कार्बन, और ये ब्रिज्ड कार्बोनियम आयन कहलाता है, फिनोनियम आयन कहलाता है।
तो इसमें आप ये जो दोनों बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, इनको और बेहतर तरीके से दिखाने के लिए आप इसको डॉटेड लाइन से इस बॉन्ड को दिखा सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ देखिए कि क्योंकि तभी यहाँ पर जो है प्लस चार्ज इस जगह पर आएगा। यहाँ पर इस बॉन्ड को भी आप डॉटेड लाइन से दिखाइए, इन दोनों बॉन्ड्स को डॉटेड लाइन से दिखाइए, आंशिक बंध से दिखाइए, तभी जाकर ये जो प्लस चार्ज है वो जस्टिफाई होगा। इस प्रकार से भी कई जगह दिखाते हैं, लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पर डॉटेड लाइन से ये दोनों बंध जो दिखाएं अपने नोट्स में। लेस स्टेबल ब्रिज्ड कार्बोनियम आयन फिनोनियम आयन इसलिए है क्योंकि यहाँ देखिए ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये खुद भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी ओर, तो ये जो ब्रिज्ड आयन होगा वो कम स्टेबल होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो इस प्रकार से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो नाइट्रोजन आगे अपने किसी भी वलय से भी जुड़ा हुआ हो तो उससे वो इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करता है और करता भी है रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा, जिसे कहते हैं -R इफेक्ट के द्वारा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले रहा है। तो इस प्रकार का अगर ये दोनों चॉइस हैं कि एक फिनाइल ग्रुप जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ हो या फिर NH2 ग्रुप लगा हुआ हो और दूसरा फिनाइल ग्रुप जिसमें NO2 लगा हुआ हो, तो जाहिर सी बात है जो OH ग्रुप वाला है वो ज़्यादा स्टेबल करेगा और जो NO2 वाला जो ग्रुप है, ग्रुप वाला जो फिनोनियम आयन है वो कम स्टेबल करेगा या अनस्टेबल कर देगा। इसीलिए OH वाला जो फिनाइल ग्रुप है वही माइग्रेट करेगा, क्योंकि वो C+ को ज़्यादा स्टेबल करेगा। सो OH हैज़ ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देन C6H4NO2। तो ये C6H4OH का जो ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड या माइग्रेट करने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति इसकी ज़्यादा होगी, ना कि इसकी। सिमिलरली NH2 वाले यानी C6H4NH2 जो ये वाला ग्रुप होगा उसकी भी माइग्रेट करने की या विस्थापित होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। तो ये जो क्वेश्चंस, ये जो हिस्सा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इन जनरल आमतौर पर द ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज़ एराइल, हाइड्रोजन एंड एल्काइल। एराइल की सबसे ज़्यादा माइग्रेशन टेंडेंसी, माइग्रेट करने की प्रवृत्ति होती है और सबसे कम जो है वो एल्काइल की होती है। यानी ये दोनों अगर उपस्थित हैं तो किसी भी सबस्ट्रेट में तो एराइल माइग्रेट होगा, उसके बाद टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन की और सबसे कम होगी एल्काइल की। लेकिन जो पोजीशन है हाइड्रोजन का, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ इन दिस ऑर्डर वेरीज अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कंडीशंस एंड टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। इसकी जो पोजीशन है कि ये यहाँ होगा कि यहाँ होगा, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का सबस्ट्रेट है या किस प्रकार के मॉलिक्यूल के ऊपर ये रिएक्शन हो रही है या रिएक्शन के कंडीशंस जो हैं वो किस प्रकार के हैं। तो आइए हम देखते हैं अब सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट जो है वो पिनाकोल रीअरेंजमेंट की तरह ही है, लेकिन इसमें हम पिनाकोल से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो दीज कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स इन विच पॉजिटिव चार्ज कैन बी placed on a carbon alpha to the carbon bonded to OH group also show pinacol-pinacolone type rearrangement। यानी जो यौगिक जिनमें पॉजिटिव चार्ज को अल्फा कार्बन पर रखा जाता है, जो कि OH ग्रुप वाले कार्बन के अल्फा पोजीशन पे है। OH ग्रुप जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे जो पहला साथ में कार्बन है जुड़ा हुआ, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा जा सकता है, यानी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो सकता है, बन सकता है, तो ऐसे वाले यौगिक भी पिनाकोल-पिनाकोलोन टाइप रीअरेंजमेंट प्रदर्शित करते हैं और विच इज़ कॉल्ड एज सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। और क्योंकि पिनाकोल से ये रीअरेंजमेंट शुरू नहीं हुआ है लेकिन पिनाकोलोन तक पहुंचता है, इसीलिए इस प्रकार के रीअरेंजमेंट को सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट कहा जाता है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप देखिए कि कंपाउंड्स विच शो सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट आर
बीटा एमिनो अल्कोहल्स, बीटा हाइड्रोक्सी हैलाइड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एल्काइल सेलेनाइड्स, एलाइल अल्कोहल्स एंड इपॉक्साइड्स इत्यादि, ये कंपाउंड्स हैं वो सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट के एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं बीटा एमिनो अल्कोहल। देखिए ये OH ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन और आप ये जो है उसके ऊपर जो है NH2 ग्रुप है। तो ये जो अगर इसको पहला अल्फ़ा माने तो इसको बीटा मानेंगे, लेकिन अगर हम अभी डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो ये पहला कार्बन जो है वो अल्फ़ा कार्बन माना जाएगा इस कार्बन के। तो डेफिनेशन की बात एक साइड में रखते हैं। ये बीटा एमिनो अल्कोहल जो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से है और जो हम अल्फ़ा कार्बन अभी डेफिनेशन में पढ़ रहे थे वो रिएक्शन को समझाने के नज़रिए से है। ये जो एमिनो ग्रुप है वो उस कार्बन पे जुड़ा हुआ है जिस पे OH ग्रुप जिसके साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप है। तो अब आप देखें कि जैसे ही इसका नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होता है इस एमिनो ग्रुप का, जो कि नाइट्रस एसिड जो NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl के मिलने से आपस में रिएक्ट करने से जो बनता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही इन सिटू बनता है। तो उस HNO2 के साथ जब एमिनो ग्रुप का रिएक्शन होता है तो इसलिए उस वक्त डायज़ो सॉल्ट बनता है। डायज़ो सॉल्ट से नाइट्रोजन निष्कासित हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसके निष्कासित हो जाने पे या एलिमिनेट हो जाने पे जो कार्बन है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब आप देखिए ये जो मध्यवर्ती है, जो इंटरमीडिएट है जिसको हमने 1 मार्क किया हुआ है, ये वही इंटरमीडिएट है जो कि हमें पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में ये मध्यवर्ती प्राप्त हुआ था। अब आप देखें कि ये जो साइड वाला जो कार्बन है इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन है, इस पे माइग्रेट करने के लिए pH या C6H5 ग्रुप है तो वो माइग्रेट करेगा और ये शिफ्ट होगा 1,2 शिफ्ट। तो 1,2 शिफ्ट हो गया और इस कार्बन पे जहाँ पर OH है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये शिफ्ट इसलिए हुआ है यहाँ से यहाँ तक क्योंकि ये जो कार्बोनियम आयन है जो कि जिसके के ऊपर OH जुड़ा हुआ है तो इसके CO बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ये जो कार्बोनियम आयन है ये स्टेबलाइज होता है और इस तरह से ऑक्सोनियम आयन प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर इस वाले कार्बन पर संभव नहीं था। तो इसीलिए ये ऑक्सोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ही ये शिफ्ट जो है इजीली हो जाता है, ये 1,2 शिफ्ट। और जो ये ऑक्सोनियम आयन बनता है इसमें से जो ये H है वो अपने बंधों के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को देकर यहाँ से निकल जाता है एज H+ और हमको मिलता है पिनाकोलोन एज अ प्रोडक्ट, उत्पाद के रूप में मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि पिनाकोल से नहीं शुरू हुए हैं, एमिनो अल्कोहल से शुरू हुए हैं और हम पिनाकोलोन तक पहुँचे हैं। सेम टू सेम जो है दूसरा एग्जांपल है बीटा हाइड्रोक्सी हैलाइड के NH2 की जगह अगर Cl लगा हुआ हो तो आप देखें कि सिल्वर आयन की प्रेजेंस में ये Cl यहाँ से निकल जाता है और कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बन जाता है। इस Cl के निकलने के साथ साथ pH जो है वो माइग्रेट करता है और 1,2 शिफ्ट होता है और जिससे कि ये जो आयन है आप देखें ये सेम टू सेम ये वाला आयन है, एक ही जैसे है ये, और आगे जो अभिक्रिया जैसे इसमें होती है वैसे ही इसमें भी 1 से लेके 2 तक वही अभिक्रिया होगी, इसलिए डैश डैश करके 2 लिखा वहाँ पर हुआ है। तो सेम टू सेम विल हैपन हियर। तो इस तरह से इससे भी हमें जो पिनाकोलोन प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसको कि हमने यहाँ पर 2 से दिखाया हुआ है। उसी तरह से आप देखिए इपॉक्साइड्स जो हैं उसके साथ भी ये पिनाकोलोन सेमी पिनाकोलोन टाइप रीअरेंजमेंट होता है, ये इपॉक्साइड है और इसमें लुईस एसिड जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये जो ऑक्सीजन है उसका प्रोटोनेशन होता है। तो इसके ऊपर लुईस एसिड के साथ आप लिख सकते हैं एरो के ऊपर प्रोटोनेशन आप लिख सकते हैं इस रिएक्शन एरो के ऊपर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। और उसके बाद आप देखिए कि प्रोटोनेशन होते ही ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और इसके ऊपर C+, इस कार्बन के ऊपर C+ आ जाएगा जो कि यहाँ पर है। क्योंकि अब आप देखें कि
ये जो आयन बना है इसमें फिर दोबारा 1,2 शिफ्ट होगा और ये जो आयन है वो इसकी तरह जो आयन नंबर 1 लिखा हुआ था उसकी तरह ही है। तो यहाँ से एक ग्रुप शिफ्ट किया है R1, उसको शिफ्ट कर दिया तो ये कार्बोनियम आयन बना और इस कार्बोनियम आयन से जो है ये जो कार्बोनियम आयन है वो इसके जैसे नहीं, इसके जैसे कार्बोनियम आयन है जिसके ऊपर के जो प्लस चार्ज है वो उस OH पे जुड़ा हुआ है जहाँ पर प्लस चार्ज उस कार्बन के ऊपर है जिसके साथ OH ग्रुप है, यानी यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन बनने की गुंजाइश है। तो ये जो आयन है वो इस ऑक्सोनियम आयन के समान है और फर्दर इसमें से जो प्रोटॉन निकल के जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर, तो हमको पिनाकोलोन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है ये सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है जिसमें ख़ास बात ये है कि जहाँ शुरुआत होती है इस रिएक्शन की, यहाँ इन तीनों केसेस में आप देखिए कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो पिनाकॉल्स नहीं हैं। यहाँ NH2 ग्रुप है, यहाँ Cl ग्रुप है और यहाँ पर इपॉक्साइड है। उसके बावजूद भी ये सब के सब जो हैं वो पिनाकॉल टाइप रीअरेंजमेंट जिसे कहते हैं सेमी पिनाकोलोन, ये तीनों के तीनों सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देकर और अंत में ये देते हैं पिनाकोलोन टाइप कंपाउंड। पिनाकोलोन उत्पाद प्राप्त इनसे हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट जो है वो समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड विद दिस, इस वीडियो के साथ ही हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट जो है हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स पढ़ेंगे। सो कीप ऑन मेकिंग नोट्स, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।